भाग अ पाठ 10 वर्तमान समय में मुद्दे और चुनौतियां। रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेज, यानी भारत के संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान समय में कौन कौन से मुद्दे हैं प्रमुख और कौन कौन से चुनौतियां हैं। इस पे आते हैं कौन कौन, तो भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, नई आर्थिक नीति, इस पर चर्चा करना है। संप्रदायवाद एवं तुष्टीकरण की नीति, आतंकवाद, सुशासन जैसे मुद्दे हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। भूमंडलीकरण के बारे में, भूमंडलीकरण है क्या? भूमंडलीकरण का कोई ऐसा नहीं कह सकते कि एक निश्चित कोई परिभाषा है। भूमंडलीकरण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसके बारे में अपना विचार व्यक्त किया है और इसके बारे में बेहतर तरीके से जानने के लिए भाग ब का 9वां पाठ, वह पाठ का नाम ही है भूमंडलीकरण, उसको आप देख सकते हैं क्योंकि वो पाठ का नाम ही है भूमंडलीकरण। उसमें भूमंडलीकरण के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया है, क्या विशेषताएं हैं, उसके पॉजिटिव पक्ष कौन कौन है, निगेटिव पक्ष कौन कौन है, यह सब उसमें चर्चा किया गया है। अतः आप उसको देख लेंगे। भूमंडलीकरण। उसके बाद आता है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति है क्या? कहा गया कि 1991 में जब सोवियत रूस का विखंडन हो गया, साम्यवाद का पतन हुआ, उसी के साथ दुनिया में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का दौर आया। पूरा विश्व उससे प्रभावित हुआ और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। भारत में उस समय प्रधानमंत्री आया 1991 में पीवी नरसिंह राव। उन्होंने भी विश्व के अनुसार ही, विश्व में जिस प्रकार से बदलाव हो रहे थे उसी प्रकार बदलाव करते हुए भारत में भी उन्होंने एक नई आर्थिक नीति लाया। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि पीवी नरसिंह राव ने भारत में जो नई आर्थिक नीति लाया उसकी क्या मेन विशेषताएं थी, मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। नई आर्थिक नीति 1991 में नरसिंह राव सरकार ने नई आर्थिक नीति अपनाई। इस आर्थिक नीति के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, नेहरू समाजवाद से प्रभावित थे, यानी पहले नेहरू का दौर था, नेहरू की नीति थी, उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा दिया, निजी क्षेत्र को नहीं। साम्यवाद से प्रभावित थे, संरक्षणवादी नीति को अपनाया। लेकिन नरसिंह राव सर ने सरकार बनाते ही इन्होंने निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देना शुरू किया, यानी निजी क्षेत्र के लिए भी नियमों को उदार बनाया। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को घाटे से बचाने के लिए उनके विनिवेशीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। पीवी नरसिंह राव के द्वारा निजी उद्यमों को भी बढ़ावा दिया गया, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया गया। विदेशी पूंजी अगर भारत में आएगा तो भारत में कई प्रकार के निर्माण कार्य होंगे, विकास होगा, फैक्ट्रियों का निर्माण होगा, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। तो इसीलिए विदेशी पूंजी निवेश को भी बढ़ावा दिया गया। 51% तक कहा गया वे विदेशी पूंजी निवेश वे कर सकते हैं। सार्वजनिक उद्यमों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उन्हें अधिक स्वायत्तता दी गई। किनको? सार्वजनिक जो उद्यम है उनको अधिक स्वायत्तता दी गई ताकि वे भी अपने अनुसार कार्य करें और विकास करें। विदेशी तकनीकों, विदेशी विशेषज्ञों को अनुमति दी गई, यानी कह सकते हैं कि जो संरक्षणवादी दौर था उसके अपेक्षा उदारवादी दौर सबको एक तरीके से कहेंगे कि साथ लेकर चलने का दौर रहा। विदेशी निवेश है, विदेशी तकनीक को भी लेकर के पहले लोग संशय की दृष्टि से देखते थे, लेकिन धीरे धीरे दुनिया को देखते हुए भारत भी उसी दिशा में चल दिया। अब विदेशी टेक्नोलॉजी को भी लेने से अब घबराना नहीं है। विदेशी कोई विशेषज्ञ आता है उनको भी आने की अनुमति देना शुरू किया भारत ने। दुर्बल सार्वजनिक उद्यमों को औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण के हवाले किया कि उनका भी स्थिति बेहतर हो। पीवी नरसिंह राव के द्वारा
जो सुधार लाया गया, नए आर्थिक नीति जो लाया गया, जो सुधार किया गया अर्थव्यवस्था में, उसके पीछे, इन सभी सुधारों के पीछे उद्देश्य यही रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो तथा भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व प्रतियोगिता के हेतु सक्षम हो सके। विश्व अर्थव्यवस्था में जो कंपटीशन चल रहा है उसका वो बराबरी कर सके। और इस जो नई आर्थिक नीति के 3 लक्षण हैं, कौन कौन? उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। उदारीकरण के बारे में भी, उदारीकरण है क्या, पहले भी पढ़ा गया। उदारीकरण कि विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए उनके लिए उदार नियमों को बनाना, सरल नियमों को बनाना, ताकि भारत में पूंजी निवेश कर सकें, व्यापार कर सकें। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी कंपनियां हैं उसमें भी निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना, निजी क्षेत्र के लिए भी नियमों को ढील दिया जाना। और उसके साथ भूमंडलीकरण, तो ये लक्षण है। लेकिन देश के वामपंथी तत्वों ने, यानी कह सकते हैं पीवी नरसिंह राव की सरकार ने इन सबका सहयोग लिया, पक्ष लिया, सबको बढ़ावा दिया। लेकिन देश के जो वामपंथी तत्व हैं उन लोगों ने इस नीति का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका क्या तर्क था? उनका तर्क था कि संपन्न वर्ग को इससे अधिक लाभ होगा और निम्न वर्ग है वो पिछड़ा रह जाएगा। कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा सरकार कर रही है। विदेशी पूंजी, विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से देश की स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है। मशीनीकरण से कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं। ये वामपंथी जो तत्व है इनका तर्क था। विदेशी सामान के आयात में वृद्धि हो रही है और स्वदेशी सामानों के प्रति लोगों की भावनाएं कमजोर पड़ती जा रही हैं। यह कह करके वामपंथी तत्वों ने विरोध किया। लेकिन उसके बाद भी, पीवी नरसिंह राव के बाद भी, चाहे वह मनमोहन सिंह का सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, या चाहे अभी की वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार हो, सब ने इसका पक्ष लिया और उसी रास्ते पर चलना शुरू किया। वर्तमान समय के मुद्दे और चुनौतियों में पहला हमने कहा कि पढ़ा गया भूमंडलीकरण, दूसरा आर्थिक नीति और तीसरा है अब संप्रदायवाद एवं तुष्टीकरण। संप्रदायवाद है क्या? संप्रदायवाद का अर्थ है विशेष धर्म के प्रति अंधा विश्वास। विशेष धर्म के प्रति अंधा विश्वास जिसके भयंकर परिणाम होते हैं। जो संप्रदायवादी होते हैं वे अपने धर्म का तो गुणगान करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म का वे उपहास करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति घृणा का भाव रखते हैं और अपने व्यवहारों से दंगे फैलाते हैं। भारत में दंगों से, हालांकि पिछले बहुत कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में भी दंगे हुए थे, तो दंगों से बहुत ही अधिक जान माल का नुकसान होता है। देश की शांति है वो भंग हो जाती है। संप्रदायवादी हैं वे पर्व त्योहारों में दूसरे धर्म के जो पर्व त्योहार हैं उसमें अव्यवस्था फैलाते हैं, दूसरे धर्म के पवित्र स्थलों को दूषित करते हैं और इससे देश की शांति भंग होती है, देश की एकता को ठेस पहुंचती है। हालांकि भारत का जो संविधान बना उसमें कहा गया कि भारतीय जो संविधान बना उसमें भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया। भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म निरपेक्ष कहा गया, अपना कोई धर्म नहीं होगा। और भारत के संविधान के नज़र में सभी समान होंगे, कानून के नज़र में सभी समान होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति और नस्ल से संबंधित हों। भारतीय संविधान किसी के साथ भी भेदभाव की इजाज़त नहीं देता है। तो संप्रदायवाद भारत की बहुत बड़ी एक समस्या है। साथ ही साथ जो तुष्टीकरण की नीति है यह उससे भी अधिक घातक है, जो संप्रदायवाद को और अधिक बढ़ावा देता है। यह खास तौर से नेताओं के द्वारा यह प्रयोग किया जाता है। नेता किसी खास विशेष यानी संप्रदाय विशेष के लोगों का वोट प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं।
यानी उनकी गलतियों को भी छिपाने का काम करते हैं, उनकी गलतियों को भी छुपाने का काम करते हैं या उनका पक्ष लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको वोट प्राप्त हो, जो कि भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही अधिक घातक है। ये समाज को ये अपने पक्ष के लिए, अपने फायदे के लिए दंगे भी कराते हैं। तो इसीलिए भारत के विकास के लिए या भारत के लिए संप्रदायवाद और तुष्टीकरण की जो नीति है वह एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे भारत को निपटना होगा। वर्तमान समय में जो मुद्दे हैं और जो चुनौतियां हैं उसमें एक बड़ा मुद्दा है आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद एक बहुत बड़ा चुनौती भी है। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति यानी आतंकवाद के बारे में हमको पढ़ना है तो इन पॉइंट्स को हम पहले देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द टेरर से हुई है। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द टेरर से हुई है, जिसका अर्थ है डर या चाहे भय। अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आतंकवाद क्या होगा। आतंकवाद शब्द डर या भय का सूचक है। अब परिभाषा क्या कहा जाएगा। आतंकवाद भय पर आधारित एक गैर कानूनी गतिविधि है जिसमें हिंसक साधनों का प्रयोग कर अपने संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है। अपनी जो उद्देश्य है, गैर कानूनी उद्देश्य है, अवैध जो उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हिंसक गतिविधियों का सहारा लिया जाता है। आतंकवाद के प्रमुख लक्षण कौन कौन हैं। आतंकवाद के प्रमुख लक्षण है वह राज्य के विरुद्ध होता है या चाहे समाज के विरुद्ध भी होता है। यह गैर कानूनी तरीके से किया जाता है, हिंसात्मक तरीके से किया जाता है, धार्मिक आधार पर भी किया जाता है और धार्मिक आधार पर अपने गतिविधियों को सही भी ठहराया जाता है। यानी जो संगठन होते हैं वे इन सब का सहारा लेते हैं और अपने आप को जस्टिफाई भी करते हैं। आतंकवाद के कारण क्या है। आतंकवाद के कारण है राज्य द्वारा, सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा जो शोषण होगा, सरकार के शोषण एवं अन्याय के कारण यह होता है। बेरोजगारी के कारण भी होता है। जो बेरोजगार युवक है आसानी से किसी ने भी उसको मोटिवेट कर दिया और वह उस रास्ते पे, गलत रास्ते पे चल जाता है। शस्त्र व्यापार, जो शस्त्र के व्यापारी हैं वे आतंकवाद को बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उनके हथियारों की बिक्री होती है। विदेशी सहायता, विदेशी फंडिंग भी की जाती है, विदेशी पैसे से भी आतंकवाद को जारी रखा जाता है। अपराधी तत्वों के संरक्षण और कभी कभी यह राजनीतिक जो दल होते हैं वे भी वोट की राजनीति के लिए उनको पालते पोसते हैं, उनको संरक्षित करते हैं, बढ़ावा देते हैं। आतंकवाद के परिणाम क्या हुए। आतंकवाद का परिणाम अच्छा तो नहीं होगा। आतंकवाद के कारण लोगों की जानें जाती हैं, धन जन की अपार क्षति होती है, विकास का काम ठप पड़ जाता है। अब भारत में आतंकवाद का क्या इतिहास है। भारत में कहा जाता है कि आगामी जापू फिजो नागा, आगामी जापू फिजो नागा नेशनल काउंसिल, पूरा नाम याद रखना है, आगामी जापू फिजो नागा नेशनल काउंसिल। यह जो संस्था है इसी को कहा जाता है कि सबसे पहले आतंकवाद का, यह भारत का प्रथम आतंकवादी संगठन है। भारत का प्रथम आतंकवादी संगठन इसी को कहा जाता है आगामी जापू फिजो नागा नेशनल काउंसिल। और उसके बाद यह संगठन है किसका, नागा विद्रोहियों का। नागालैंड में नागा विद्रोहियों का संगठन है। उसी तरीके से भारत में आतंकवाद और भी आया। पंजाब में खालिस्तानियों का, खालिस्तानी आतंकवाद। उसके बाद भारत में आए उल्फा
और भी नॉर्थ ईस्ट के जो संगठन थे आतंकवादी संगठन कहे गए, और उसके अलावा मुस्लिम संगठनों से संबंधित आतंकवाद। तो भारत में आतंकवाद की शुरुआत कह सकते हैं, प्रथम आतंकवादी संगठन इसको याद रखेंगे। आज समय समय पे और भी आतंकवादी संगठन आए। पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादी संगठन काफ़ी प्रभावशाली रहा था। उसके बाद अभी तक यह मुस्लिम संगठनों का जो आतंकवाद है ये सब ये जारी है। उसके बाद है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है सुझाव। तो राष्ट्रीय समस्याओं पर आम सहमति आवश्यक है। राष्ट्रीय समस्याओं पर आम सहमति अगर होगा तब यह बेहतर है। शासन एवं जनता के बीच में विश्वास होना चाहिए, विश्वास बहाली होना चाहिए। कानून और न्याय व्यवस्था बना रहना चाहिए। सामाजिक न्याय मिले तो आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है, यानी लोगों की समस्याओं को समाप्त करके आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। लोगों की समस्याओं को सुन करके आतंकवाद को कम किया जा सकता है। दूसरा, सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण, और इसके बाद भी जो आतंकवादी संगठन मुख्य धारा पे नहीं आते हैं तो सुरक्षा बलों को आधुनिकीकरण के द्वारा उनको संतुलित किया जा सकता है, उनको समाप्त किया जा सकता है। भारत में दलित से संबंधित जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। दलित राजनीति से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, तो सबसे पहले हम जानिए कि दलित है कौन और दलितों से संबंधित समस्या क्या है। भारत में दलितों की से संबंधित बहुत बड़ी समस्या बहुत प्राचीन काल से रही है। दलितों को समान अधिकार नहीं था। उन्हें विद्यालयों, स्कूलों, मंदिरों में कोई स्थान नहीं था, उनको जगह नहीं दिया जाता था, या उन्हें यहाँ तक कि पानी पीने तक की अधिकार नहीं थी। भारत में दलित उद्धार का इतिहास 1870 के बाद शुरू होता है। यानी दलितों की जो समस्या थी वो तो वैसे ही थी, लेकिन 1870 के बाद अब उसमें उद्धार की बात होने लगी। कब? जब पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और दलितों के उद्धार का, दलितों के अधिकार की बात की। तो परीक्षा के लिहाज से हमको याद रखना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। और उनके बाद बहुत से लोग आते गए जो कई समाज का या संस्था का निर्माण किया जो दलित उद्धार से संबंधित है। बहुजन समाज, गोपाल बाबा वालंगर महाराष्ट्र के। जस्टिस पार्टी का गठन किया, यह सब दलित उद्धार से संबंधित है। जस्टिस पार्टी टी.एम. नायर एवं जी.एन. मुदालियर मद्रास में। स्वाभिमान आंदोलन रामास्वामी नायर ये मद्रास में शुरू किया गया। अनुसूचित जाति संघ भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाया गया महाराष्ट्र में। यानी दलितों में धीरे उद्धार की बात होने लगी और दलितों में जागृति आनी शुरू हुई। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के माहड़ जगह पर माहड़ के दलितों ने सम्मेलन में अंबेडकर के नेतृत्व में मनुस्मृति को जलाया तथा उपस्थित लोगों ने शपथ ली। मनुस्मृति क्यों? क्योंकि मनुस्मृति है वह दलित अधिकार, दलितों को बहुत ही कम अधिकार की वकालत करता है, बात करता है। इसलिए मनुस्मृति को जलाया गया तथा उपस्थित लोगों ने शपथ लिया। जो भी दलित हैं वे शपथ लेते हैं क्या? कि मैं जन्म पर आधारित चतुर्वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता हूँ। वर्ण व्यवस्था से संबंधित क्या समस्याएं थी ये सबको पता है कि ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, जो दलित वर्ग हैं उनको हमेशा निम्न माना गया। तो दलितों ने शपथ लिया कि मैं जन्म पर आधारित चतुर्वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता हूँ, मैं जातियों के बीच भेदों को नहीं मानता हूँ, जाति भेद है उसको मैं नहीं मानूंगा, मैं अस्पृश्यता को नहीं मानूंगा। अस्पृश्यता हिंदू धर्म के लिए अभिशाप है।
मैं हिंदुओं के बीच खान पान के किसी प्रतिबंध का पालन नहीं करूंगा। अगर खान पान से संबंधित कोई प्रतिबंध अगर लगाया जाता है तो मैं पालन नहीं करूंगा। मैं यह मानता हूं कि अछूतों को मंदिरों, जल संसाधनों, स्कूलों तथा अन्य सुविधाओं में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान में कहा गया कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। कानून के नज़र में सभी समान होंगे, संविधान के नज़र में सभी समान होंगे। 1951 में दलितों की समस्याओं को देखते हुए अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% के आरक्षण की बात कही गई। उसके अलावा दलितों के अलावा जो पिछड़ा वर्ग, बहुत बड़ा पिछड़े वर्ग जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए, यानी पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं लेकिन उनकी स्थिति भी बहुत ही खराब है, तो उनको देखते हुए 1955 में कालेलकर आयोग आया, लेकिन उसके रिपोर्ट को नेहरू ने अस्वीकार कर दिया। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आया, लेकिन सरकार ने उसको लागू नहीं किया। 1990 में जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह आए तो उन्होंने मंडल आयोग को लागू किया और पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की। यानी संविधान में कोशिश किया गया कि दलितों से, पिछड़ों से जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो, लेकिन उसके बाद भी दलित असंतुष्ट थे। 1972 में दलित पैंथर्स का जन्म हुआ, यानी उन लोगों ने एक दल बना लिया, दलित पैंथर्स। वह दलित जो जुआ है उनके आक्रोश का प्रतीक था। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का नाम दिया गया, यानी दलितों से संबंधित राजनीतिक पार्टियां भी बनने लगी। दलितों के उद्धार के नाम पर बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ कांसी राम के द्वारा उत्तर प्रदेश में, और सेम उसी तरीके से बिहार में दलितों से संबंधित पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में। रामविलास पासवान के नेतृत्व में बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना हुई। ये सभी अपने आप को दलित की नेता कहते हैं, दलित उद्धार की बात कहते हैं। समय समय पर चुनावी और गैर चुनावी क्षेत्रों में दलितों से संबंधित राजनीति होती ही रहती है, और सभी पार्टियां हैं दलितों के उद्धार की बात करती है, दलितों के विकास की बात करती है, लेकिन वह केवल नारों तक सीमित रह जाते हैं, नारों तक सिमट कर रह जाते हैं, और उन दलितों पिछड़ों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही है। जनवरी 2002 में भोपाल में दलित सम्मेलन हुआ, जहां 21वीं सदी में दलितों के लिए नए मार्ग संबंधी प्रस्ताव पास हुआ। क्या क्या करना है, इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त कृषि भूमि दी जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे दलित हैं जिनके पास केवल रहने के लिए घर है, उसके अलावा उनके पास कोई भूमि नहीं है, तो उनका आर्थिक विकास कैसे होगा। अतः मांग किया गया कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त कृषि भूमि भी दी जाए। दलितों के साथ मजदूरी में कोई भेदभाव न की जाए। दलित महिला विकास के लिए प्रयास किए जाएं। 1976 के बंधुआ श्रम उन्मूलन कानून को कठोरता से लागू किया जाए। बंधुआ मजदूर बने नहीं रह सकते हैं। जीवन के अधिकार संबंधी क्या क्या चीजें, वस्त्र है, वस्त्र को इसके मौलिक अधिकार में दिया जाए। वस्त्र है, भोजन है, पेयजल है, सामाजिक सुरक्षा, आवास आदि विषयों को मौलिक अधिकारों की सूची में दिया जाए। ये दलितों की मुख्य मांगे थी। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। 1989 के हरिजन कानून का कठोरता से पालन हो। निजी निकायों में भी दलितों को 1989 के हरिजन कानून का कठोरता से पालन हो। निजी निकायों में भी दलितों को
आरक्षण का लाभ मिले, ये सब उनकी मांगे थी। उसके अलावा दलितों ने यह भी कहा कि 2 साल के अंदर सरकार यह एक कमेटी बैठा करके एक शोध पत्र तैयार करे, बताए कि पिछले 25 वर्षों में दलितों का कितना उद्धार हुआ, दलितों का कितना विकास हुआ, श्वेत पत्र जारी करे और उसको जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है, उसमें इस पर बहस हो। यह सब उनकी मांगे हैं, दलित से संबंधित मांगे हैं। और दलितों की यह जो मांगे हैं, दलितों से संबंधित समस्याएं हैं, ये लगातार अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। वर्तमान समय में सुशासन भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। सुशासन का मतलब है सुशासन यानी बेहतर शासन, अच्छा शासन। अच्छा शासन, सुशासन की व्यवस्था करना प्रत्येक शासन का, प्रत्येक जो सत्ता है उसकी जिम्मेवारी है। और सुशासन स्थापित कब होगा? वह शासन जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। सुशासन की विशेषताओं में कह सकते हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन एक विशेषता हो गया। ऐसा शासन जिसमें पारदर्शिता हो, उत्तरदायी शासन हो, कल्याणकारी शासन की व्यवस्था सत्ता के द्वारा किया जाता हो, ग्रामीण स्वशासन हो, ग्रामीण स्वशासन पर बल दिया जाता हो और आम जनता का प्रशासन तक पहुंच हो, तो उसको स्वशासन, सुशासन कह सकते हैं। इसे सुशासन कहा जा सकता है। यानी ये हो गए सुशासन के लक्षण। अगर ये किसी भी सत्ता में, शासन में ये अगर लक्षण है तो उसे सुशासन कहा जाएगा। तो प्रत्येक सरकार को सुशासन का व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सभी सरकार को सुशासन की व्यवस्था करनी चाहिए।